गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम कल पॉलिटी में हमने थोड़ा सा सारे अधिनियमों को समझा जो 1773 से लेकर 1947 तक थे, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से भारत में मौलिक अधिकार को क्रम बाई क्रम सजाया गया है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था? तो थोड़ा बहुत समझ में आया था सभी को? चलिए सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए। 1773 का रेगुलेटिंग और इसके प्रमुख प्रावधान अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि पिछली लगभग 3 क्लासें हो चुकी हैं। उन 3 क्लासों में आप पॉलिटी का आधार समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कि शुरुआत कहाँ पलासी के युद्ध से, 1947 का अधिनियम, फिर 1950 में संविधान का निर्माण, संविधान को अपनाया जाना, और उसके फिर सारे क्या प्रावधान। कल मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से सारी चीजें कल क्लियर की थी, ठीक है। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आज सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिखाऊंगा। एग्जाम में आता है, ये किस प्रकार से आता है उसको हम समझ रहे हैं। देखिए, पहले बोर्ड पे थोड़ा शॉर्ट में देख लें, फिर डिटेल में उसको लिखेंगे। सबसे पहली चीज, इस प्रावधान का सबसे पहला प्रावधान क्या है? तो पहला प्रावधान ये, मैंने आपसे कहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें फैली अनुशासनहीनता, अराजकता, और भ्रष्टाचार। क्या? भ्रष्टाचार। इसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन सा एक्ट लाना पड़ गया? अगल बगल से थोड़ा बात कम करके पूरा क्लास में फोकस करिए, ठीक है ना। अनुशासनहीनता, अराजकता, और इसको नियंत्रित करने के लिए, जैसे हम पंखे को रेगुलेटर के माध्यम से रेगुलेट करते हैं ना, 1 पे चलाना है, 2 पे चलाना है, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए किस गवर्नमेंट ने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट लाया? देखिए, बेसिकली जो क्लास है ये, देयर आर मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द हिंदी मीडियम, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हिंदी वर्ड्स। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूं, उस चीज को समझते चलिए। अगर पूरी क्लास में कम से कम 20-25 बच्चे इंग्लिश मीडियम के हों, देन वी विल कंटिन्यू विद दैट। लेकिन फिर भी मैं मतलब समझाता जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें हम हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो डबल क्लास, इट विल टेक टाइम। डू यू द मीनिंग ऑफ द अनुशासनहीनता क्या होता है? ये जिसमें डिसिप्लिन ना हो। क्या ना हो? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ब्यूरोक्रेसी जिसमें क्या ना हो? डिसिप्लिन ना हो। भ्रष्टाचार, आप समझते हैं करप्शन हो। क्या हो? भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार बोल दीजिएगा, आई विल बी यूज दैट। अराजकता, वही इनडिसिप्लिन। कैसा होना चाहिए? इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन में ना होना। पानी दे दीजिए इनको।
देखिए, मेरा जो खुद का स्टडी रहा है वो इंग्लिश मीडियम ही रहा है, बताऊं। लेकिन इस क्षेत्र में हिंदी मीडियम के बच्चों के कारण मुझे उसको इंग्लिश से क्या में स्विच करना पड़ा, हिंदी। तो ऐसी दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश में अपने को बताने में कोई समस्या नहीं। मैं वैसे भी बाइलिंगुअल यूज़ करता हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। तो होता क्या है, पहले मैं इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करता था तो हिंदी समझ में नहीं आती थी। अब आगे चल के मैंने हिंदी भी सीखा काफ़ी। जैसे ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा यहाँ बैठा हुआ? वेरी गुड। परिणाम मित्र क्या कहलाता है? अगर मैं परिणाम मित्र शब्द कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ करने लगूँ तो सामने वाले आदमी तो घबरा जाएंगे, भैया परिणाम मित्र क्या है। प्रत्यावर्ती धारा हमने पढ़ा है, जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट को दिष्ट धारा कहते हैं। ऐसी चीजें साइंस बाइलिंगुअल होता है, कैसा होता है। लेकिन राजनीति में आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लेना चाहते हैं कि हिंदी टर्मिनोलॉजी लेना चाहते हैं। क्वेश्चन दोनों ओरिएंटेशन के साथ आएगा, हिंदी भी मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए, अगर जो शब्द समझ में ना आए वो आप उससे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन आप सोचिए पूरा इंग्लिश कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आप जो वर्ड समझ में ना आए आप मुझको टोक देना, मैं आई विल बी क्लियर। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों आया? ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या फैली थी, क्या फैली थी, क्या फैली थी? बोलना सभी को है, सबको शामिल होना है, भ्रष्टाचार। आगे देखिए, अब किसको चिंता हुई? उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम था? लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम था? लॉर्ड नॉर्थ। इन्होंने 1772 में, कब? 1772 में, वी नीड टू बी रिमेंबर कि 1772 में एक एक्ट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? लेकिन उस समय में यातायात के साधन तो आप समझते ही हैं, लगभग भारत आने में 1-2 महीने का समय लग जाता था पानी के जहाज के माध्यम से। तो जब तक वो आया तो भारत में एक्ट कब आया? 1773 में। तो एग्जाम में पूछा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित कराते समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। कौन था? लॉर्ड। तो वी नीड टू बी रिमेंबर। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? मैंने आपको बताया, मैं अभी एक छोटा सा मैप बना रहा हूं, उसको आप देखना अगली स्लाइड में। समझिए आप, ये हमारा भारत है, ठीक है। इस भारत के मैप में कुछ जगह मैं बना रहा हूं जिसको आप ध्यान से देखिएगा। एक ये क्षेत्र जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है, ये वर्तमान में तो बांग्लादेश है लेकिन उस समय बंगाल का ही हिस्सा था। किसका हिस्सा था उस समय का? भारत ये था। और ऊपर भी चला जाऊं मैं तो पाकिस्तान भी इसका हिस्सा था, अफगानिस्तान भी इसका क्या था? हिस्सा था, ठीक है ना। अच्छा, अंग्रेजों ने भी प्रयास किया पहले कहां पर प्रवेश करने का? तटीय क्षेत्रों में। कहां पर? बीच में आके क्या करेंगे, सड़कें तो थी नहीं इतनी ज्यादा अच्छी, तो तट पे जहाज आते थे सीधा टिक जाते थे। तो यहां पे जगह थी कौन सी? बोलिए कौन सी जगह थी यहां पर? चेन्नई। कौन सी जगह है? चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। तो मद्रास पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। यहां पर बंबई, क्या था यहां पर? बंबई पे कब्जा कर लिया। यहां पर क्या था? कलकत्ता। यहां पर किसने कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। यहां पर एक जगह थी सूरत। कौन सी जगह थी? यहां पर किसने कब्जा कर लिया? तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को
कि अंग्रेजों ने भारत आकर पहले तटीय क्षेत्रों पर कब्जा किया। किस क्षेत्रों पे? यहां सूरत को अपना हिस्सा बना लेते, सूरत बंबई सब इसको बोलते थे बंबई प्रेसिडेंसी। क्या बोलते थे? प्रेसिडेंसी। सबको समझ में आ गया? इसको क्या बोलते थे? इसको क्या बोलते थे? बंगाल प्रेसिडेंसी। और इसको क्या बोलते थे? मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इतना समझ में आ गया? कितनी प्रेसिडेंसियां थी? तो अंग्रेजों ने पहले आकर तो तटीय क्षेत्रों को चुना। पहले कौन सा क्षेत्र चुन ले हम? क्योंकि जहाज आसानी से यहां पर आएंगे और आसानी से यहां पर अपने टिक जाते थे, और फिर धीमे धीमे उन्होंने अंदर रोडों का विस्तार किया। आप देखो, नौगांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, नौगांव तो अंग्रेजों का गढ़ रहा है। आज हमारे जहां आर्मी बैठती वहां अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट बैठता था। आज जहां क्लब है वहां ब्रिटिश कमिश्नरी थी। नौगांव में बंगला नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी रजवाड़ों के स्थान थे, जहां पर अंग्रेजी गवर्नमेंट के साथ उनकी क्या होती थी? बैठकें होती थी। तो हम तो उस क्षेत्र के व्यक्ति हैं। नौगांव हमारा लगभग 200 साल पुराना शहर है। अभी हमने शायद 182वां स्थापना दिवस मनाया है। 182 साल पहले नौगांव का निर्माण हुआ था। तो नौगांव एक प्लांट सिटी है। कैसी सिटी है? आप कभी नौगांव का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है। देखो, आप यहां से रोडें जा रही हैं। आप सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते थे कि रोडें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। काय पे काटती थी? तो नौगांव की रोडें आप कभी बीच में जाएंगे स्टेडियम के आसपास वाले क्षेत्र में, तो रोडें काहे पर काट रही हैं? समकोण पे काटती हैं। और जब रोडें समकोण पे काटती तो ऐसी तो हमने सुना है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगन में। सुना है नहीं सुना है? तो आप सोचिए, अंग्रेजों ने पहले तो तटीय क्षेत्रों पर कब्जा किया, फिर आंतरिक क्षेत्रों में आए, फिर छोटे छोटे शहर बसाए और उन शहरों की प्लानिंग की। क्या की? प्लानिंग की। मुझे आश्चर्यजनक बात लगती है कि आज से 182 साल पहले जब ड्रोन नहीं हुआ करते थे, क्या नहीं हुआ करते थे, बिना ड्रोन के इतनी अच्छी एरियल मैपिंग करना। आप हमारे नौगांव में देखिए कितनी सुंदर एरियल मैपिंग। यहां पानी की टंकी से लेकर आप नगर पालिका के आगे तक देखिए कितने अच्छे से सारे ऐसे चौराहे कटे हुए हैं। कटे हुए कि नहीं कटे हुए हैं? यहाँ बीच में लोग रहे। इतना अच्छा एरियल मैपिंग आज से 182 साल पहले, ये अपने आप में सोचने की बात है। भारत की पहली प्लांट सिटी, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। उस शहर का नाम है चंडीगढ़। ली कार्ब्यूजर कौन सा व्यक्ति था? ली कार्ब्यूजर नाम के आर्किटेक्ट ने किसकी आर्किटेक्चर बनाया था? चंडीगढ़ का। एग्जाम में पूछा जाता है भारत की पहली प्लांट सिटी है कौन सी? चंडीगढ़। जब 1911 में एक घटना घटित हुई थी, मैं आप लोगों को भाई बताना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुनना सभी लोग अच्छे से। 1905 में इतिहास की एक घटना है जिसको बोलते हैं बंगाल विभाजन। कौन सी विभाजन? बंगाल विभाजन। 1905 में एक घटना घटित हुई जिसका नाम था बंगाल। ये जो हम बंगाल देख रहे हैं ना, जो ये ग्रीन से मैंने कवर्ड कर दिया है, ये अभी वर्तमान में बांग्लादेश है बच्चों। क्या है ये? और मैं एक दूसरे कलर से इसको कवर करके आपको दिखा रहा हूं। ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वर्तमान में ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल है, और ये उस समय ईस्ट बंगाल था। कौन सा बंगाल था? 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने, किसने देखा कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता इतनी बढ़ गई है कि ये मिल बांट के यहां पर इतने खतरनाक राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हैं जो भविष्य में हमारे भारत में स्थायित्व के लिए क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है, हमको नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने प्रशासनिक समस्याओं का हवाला देकर, कौन सी समस्याओं का? कि चूंकि बंगाल इतना बड़ा है कि उसका प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही। पुराना जो बंगाल था उसमें असम, मेघालय सब शामिल थे। ये क्योंकि हम इसका प्रशासन नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए हम इसका क्या कर रहे हैं? विभाजन कर रहे हैं। जबकि ये विभाजन पूर्वी बंगाल में रहने वाले मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल में रहने वाले हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के मध्य विभाजन था। वास्तविक तौर पर इसको देखा जाए
तो इसको धार्मिक विभाजन कहा गया। कौन सा विभाजन कहा गया? हिंदू और मुस्लिमों के बीच ये विभाजन किया गया। किसके बीच में? क्योंकि इनके मध्य एक खाई उत्पन्न हो, और वो खाई आज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। आज OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें लगभग 57 देश शामिल हैं, सभी इस्लामिक, उन्होंने आज राम मंदिर की स्थापना का विरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस नीति को सही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत किया। 500 साल पहले जहां पर बाबरी मस्जिद की स्थापना की गई थी, 5 सदी पुरानी मस्जिद को गिराकर भारत के प्रधानमंत्री ने सही नहीं किया। उन्होंने बताया कि भारत में इस्लाम खतरे में है, कहीं ना कहीं मुसलमानों में डर की भावना आ रही है। किसने कहा ये हमको सोचना पड़ेगा इन चीजों के बारे में कि ये बीज बोया किसने था। ये बीज बोने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन। और मेरे भाइयों, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना कि लॉर्ड कर्जन ने जब 1905 में बंगाल विभाजन किया तो इसका इतना प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजों को कलकत्ता छोड़ना पड़ गया। क्या छोड़ना पड़ गया? इसके बाद बंगाल के महान आत्मा कहे जाने वाले, सभी लोग जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? लोग कहते हैं कि हमने दुख झेला है, लोग कहते हैं हमको कष्ट है, हमको दुख है, हमको परेशानी है, हम गरीब हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन में 1905 से लेकर 1911 तक अगर मैं घटनाएं बताऊं तो उनको मैं कह सकता हूं दैट्स कॉल्ड सीरीज ऑफ कैजुअलिटीज। क्या बोल सकता हूं? घटनाओं की एक श्रृंखला सामने आती है। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर का निधन हो गया उसी समय में, उनकी माता का निधन हो गया उसी समय में। समझ रहे ना आप? पिता का निधन, माता का, उनकी पत्नी का निधन, उनके एक लड़के का निधन, उनकी एक लड़की का निधन। इतने निधन उस पीरियड में हो गए 1905 से लेकर 1900। इसको बोलते हैं सीरीज ऑफ कैजुअलिटीज। महाभारत में एक प्रसंग आपने देखा होगा, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, पूरे विश्व के देवताओं ने, समाज ने जब उस निर्मम स्थिति को देखा तो उसके बारे में क्या कहा गया, ये चीज समझना। उसमें कहा गया कि जिस सभा में पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बैठे, द्रौपदी जैसी नारी जिसके विश्व सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान 5 क्या बैठे हैं? पति बैठे हैं, उस स्त्री को निर्वस्त्र कर दिया जाए पूरी सभा में, क्या इससे बड़ी कोई घटना हो सकती है क्या? उस महिला ने आत्महत्या की क्या? उसके बाद उसने जहर खाया क्या? उसने डाई पी क्या? उसने ऑल आउट पिया क्या? उसने क्या किया? प्रतिशोध लिया। कौन सा लिया? कि अंत में कौरवों का क्या कर दिया। तो महिलाओं को द्रौपदी से सीखना चाहिए। जितनी शक्ति द्रौपदी में थी, लेकिन द्रौपदी वहां तक भी शांत रही, लेकिन जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी मार दिया गया, कितने पुत्रों को? तो वहां पर एक लाइन सामने आई कि पुत्र शोक सो शोक नहीं और खड़ी रोग सो रोग नहीं। माता पिता के सामने उसके पुत्र या पुत्री का निधन हो जाना, इससे बड़ा दुख जीवन में कोई घटना नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं हो सकता। द्रौपदी ने उस दिन निर्णय ले लिया कि बस महाभारत हो जाए। अब समझ रहे हैं आप? मतलब एक महिला इतनी विशाल हृदय की होती है कि वह अपने ऊपर हुए अत्याचार को तो भूल गई, थोड़ा सा उस पर इंतजार कर लिया, लेकिन किस पर इंतजार नहीं कर पाई? जब उसके पुत्र। ऐसे एक महान आत्मा थे, इनका नाम क्या था? रविंद्रनाथ। उनके सामने उनके पुत्र पुत्रियों का निधन हो गया। इतनी बुरी स्थिति में थे कि शायद उसकी कोई कल्पना भी ना कर पाए। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान टूट रहा हो, उसके जीवन में सारे रास्ते क्या हो गए हों, उस समय कुछ अच्छी स्थिति उसके लिए उत्पन्न होने वाली होती है, उसकी परीक्षा का अंत होने वाला होता है, तब जाके वो अंतिम स्थिति उत्पन्न होती है। रविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति थे। मैं थोड़ा सा एक बार बताऊंगा आपको इनके बारे में भी और डिटेल बताऊंगा। पहले मैं आ रहा हूं 1905 में। कहां पर? बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन एक्चुअली प्रशासनिक विभाजन नहीं,
हिंदू और मुस्लिम विभाजन था, जिसको दिखाया अलग गया लेकिन वास्तविक किया कुछ अलग गया। इस विभाजन के बाद भारत में एक आंदोलन चालू हुआ। इस आंदोलन का नाम था, कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। और उस स्वदेशी आंदोलन के साथ ही एक आंदोलन चालू हुआ जिसका नाम था बंग भंग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बेटा याद रखना, कौन सा आंदोलन? कि इस बंगाल विभाजन के निर्णय को भंग करो। क्या करो? हम सभी एक हैं और आप हमको तोड़ नहीं सकते। इसके लिए कौन सा आंदोलन चला? सब लिंक है। हमारे सिलेबस में क्वेश्चन आएगा, लॉर्ड कर्जन ने 1905 बंगाल विभाजन किया, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप कौन से आंदोलन हुए? हमारे दिमाग में कौन सा आंदोलन? और बंगाल स्वदेशी क्यों? यहां से हम अंग्रेजों पर नाराज हो गए। किस पर नाराज हो गए? देश का पहला ऐसा आंदोलन, देश का पहला ऐसा आंदोलन जिसमें गरीब तबके ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, युवाओं ने, स्कूली छात्राओं ने, छात्रों ने बढ़ चढ़कर क्या लिया? इस समय विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, विदेशी दुकानों से सामान लेना क्या कर दिया गया? अंग्रेजों को आर्थिक तौर पर तोड़ो। किस तौर पर तोड़ो? इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर, बच्चों परेशान नहीं होना, तुम आज छोड़ दो अंग्रेजों के स्कूल, तुम्हारे लिए शांति निकेतन है। कौन सा निकेतन है? पढ़ाई हम कहां करवाएंगे? शांति निकेतन में। और आगे चल के उन्होंने 1921 में बच्चों के लिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की कि तुम्हारी उच्चतर शिक्षा के लिए भी हम क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे। यह आंदोलन बहुत सफल आंदोलनों में से गिना जाता है और पहला ऐसा भारत का आंदोलन जिसमें सभी तबके के लोगों ने क्या लिया था। इसी आंदोलन के समय बंग भंग आंदोलन के समय आप लोग आश्चर्यचकित हो गए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन त्योहार की शुरुआत की। किस त्योहार की शुरुआत की? ये जो रक्षाबंधन त्योहार है आज ये व्यापक तौर पर यदि चालू हुआ तो किस समय चालू हुआ? पूर्वी बंगाल की बहनों ने पश्चिम बंगाल के भाइयों को, और यहाँ के बहनों भाइयों ने एक दूसरे को क्या बांधी? हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधी और उनके गठजोड़ की बात कही गई कि भैया हमको अलग नहीं होना है, हम मिलकर देश को क्या दिला सकते हैं? आजादी। हम सबका लक्ष्य कैसा है? एक। लेकिन कहीं ना कहीं इस विभाजन के कारण एक मन में मनमुटाव तो आ ही गया था। उस मनमुटाव का इतना बुरा फर्क पड़ा कि 1906 में ही आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की नींव पड़ गई। किसकी नींव पड़ गई? पता है ना? और यही मुस्लिम लीग आगे चलकर 1947 में भारत के विभाजन का क्या बनी? मोहम्मद अली जिन्ना इसी के तो थे कि नहीं थे? इसी ने शिमला समझौता नहीं होने दिया, इसी ने क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इसी ने अंतिम सरकार में भागीदारी तो दिखाई लेकिन अंत में लाभ के चलते उससे भी क्या हो गई? अलग हो गई। माउंटबेटन मजबूर हो गया और वो अंत में माउंटबेटन प्लान लेके आया जिसके माध्यम से भारत को कितने भागों में बांटना पड़ गया। नहीं तो आज यदि पाकिस्तान हमारा हिस्सा होता तो कितने नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास हो रहे होते। पाकिस्तान में आप मानिए नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। किसके भंडार हैं? प्राकृतिक गैस। जैसे आज हम अपनी गाड़ियां सीएनजी से चला रहे हैं, किससे चला रहे हैं? अभी हम पेट्रोल डीजल से चलाते थे लेकिन अब सरकार बोली नहीं, पेट्रोल डीजल नहीं, मेथेनॉल। किससे चलाओ? एथेनॉल, मेथेनॉल, सीएनजी आ रहे हैं कि नहीं आ रही है? इनको बोला जा रहा है कौन सा? अल्टरनेट ईंधन। कौन सा ईंधन? कल के दिन हम पेट्रोल डीजल यूज नहीं करेंगे तो किसकी हालत टूटेगी? सऊदी अरब, इराक, ईरान। इनसे हम अपनी इंडिपेंडेंसी को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। आज हम मीथेन कैसे बना रहे हैं? गीले कचड़े से। किससे? मध्य प्रदेश में पहला बायोमेथानेशन प्लांट इंदौर में लगा है। कहां लगा है? इंदौर में जो गीला कचरा निकलता है उससे मीथेन बनाई जा रही है। भोपाल में सूखे कचड़े से मीथेन बनाए जाने का प्लांट लगा है। आज आप कार खरीदने जाएंगे तो वो ऑप्शन देते हैं हाइब्रिड कार। कौन सी कार? बोले पेट्रोल प्लस सीएनजी। कौन सा? सीएनजी खत्म हो गई तो पेट्रोल से चलने दो। और सीएनजी सस्ती पड़ती है, 80 रुपए किलो। कितनी? एवरेज गाड़ी का 35 से 40 कितना पड़ता है एवरेज? और पेट्रोल में एवरेज कितना देती है गाड़ी? 15, 18, 17, 19, ज्यादा या 20। तो सीएनजी ज्यादा लाभदायक ही नहीं है और विदेशों से मंगाना भी नहीं पड़ रहा। इससे भारत का विदेशी पैसा भी क्या नहीं होगा और भारत इंडिपेंडेंट होगा। कैसा होगा? और ये जो कचरा निकल रहा है इसका निस्तारण भी होगा। क्या होगा? इसके पहाड़ नहीं बनेंगे अब। इसका क्या होगा? इसको बोलते हैं बायोमास एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? एक बार सभी लोग बोलो कौन सी एनर्जी? बायोमास एनर्जी। जैविक कचड़े से
ऊर्जा अपनाने का जो हम काम कर रहे हैं इसको कौन सी एनर्जी कह रहे हैं? बायोमास एनर्जी। ठीक है ना? तो हम थे बंग भंग आंदोलन पे, मुस्लिम लीग बन गई, तो फिर इसने कांग्रेस को काटना क्या किया? धीमे धीमे चालू किया। आगे देखिए भाई, जब ये बंग भंग आंदोलन हो गया, रक्षाबंधन का त्योहार बन गया, अब 1911 में भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। किसका? आंदोलन बराबर चल रहे हैं कलकत्ता में, लॉर्ड मिंटो चला गया, कर्जन चला गया, लॉर्ड मिंटो चला गया, और लॉर्ड मिंटो मुस्लिमों के लिए 1909 में, मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर गया। किसके लिए? कि मुस्लिमों को वोट कौन देंगे? मतलब भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की शुरुआत करने का काम किसने कर दिया? लॉर्ड मिंटो। अब मिंटो गया, मिंटो के बाद आया हार्डिंग। कौन आया? लॉर्ड हार्डिंग। कौन आया? अच्छा, अभी आप लोगों को याद नहीं होंगे, लेकिन 2-3 महीने बाद जब आप इतिहास ही सब पढ़ लेंगे तो सब याद हो जाएगा कि मिंटो के बाद कौन आया था। ठीक है ना? तो कौन आया था? लॉर्ड। उस हार्डिंग के समय 1911 में दिल्ली का दरबार लगा। कौन सा दरबार लगा? मोबाइल साइलेंट रहे सभी के, ठीक है ना? इसका विशेष ध्यान रखें, क्लास आते ही सभी मोबाइल कैसे हो जाएं। मैं एक चीज चाहता हूं बस, क्लास की डिग्निटी हमेशा मेंटेन रहे। क्लास की क्या मेंटेन रहे? डिग्निटी। इस चीज को जरूर याद रखना। 1911 में किसका आयोजन हुआ? दिल्ली दरबार। और जॉर्ज पंचम भारत आए। कौन आए? तो जॉर्ज पंचम जब राजा, इंग्लैंड के राजा भारत आए, तो यहां पर बुलाया गया रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको बुलाया गया? और यहीं पर 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गान गाया था, इसको आज हम राष्ट्रगान कहते हैं। जन गण मन अधिनायक भारत भाग्य, जन गण मन अधिनायक। सभी जनों के, सभी गणों अर्थात लोगों के मन के अधिनायक हम सब जन गण और उनके मन के क्या? अधिनायक। भारत भाग्य विधाता। कौन भारत भाग्य विधाता? उस समय भारत का भाग्य कौन लिख रहे थे? जॉर्ज पंचम नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट लिख रही थी। तो वहीं के राजा तो लिख रहे होंगे। नीतियां कौन लाता था भारत में? जैसे आज भारत का भाग्य कौन लिख रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी लिख रहे हैं। उस समय भारत का भाग्य इंग्लैंड से लिखा जाता था। लोगों ने इसका यह मतलब निकाला, लोगों ने इसका, जबकि इसका मतलब यह नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, हम सभी भारत के जन गण मन आपका स्वागत करते हैं। इसलिए स्वागत करते हैं क्योंकि हमारी वसुधैव कुटुंबकम की नीति है। किसकी नीति है? अतिथि देवो भव की हमारी क्या है? कोई भी आदमी आए हम सबका क्या करते हैं? हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं, सम्मान, अपनी नीति के कारण। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपको अपना भाग्य विधाता कहेंगे। भारत स्वयं अपना भाग्य विधाता है। भारत में इतनी शक्ति है, वो अपना भाग्य क्या कर सकता है? स्वयं बना सकता है, किसी दूसरे की आवश्यकता। लेकिन लोगों ने यहां पर आरोप लगाए, लांछन लगाए, इनको अंग्रेजों का एजेंट कहा गया। किसको? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आत्मीय तौर पर बहुत दुखी हुए। यार देखो, जिस देश की जनता के लिए मैंने अपना जीवन खपा दिया, उस जनता ने मुझे आज क्या सम्मान दिया? मुझे अंग्रेजों का एजेंट बना दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, परिवार में इतने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये दुख। दूसरा दुख किसने दे दिया? जनता ने। जनता हमको क्या कह रही है? अंग्रेजों का एजेंट कह रही है। इतने सारे आरोप प्रत्यारोप और दुख के बाद कहते हैं ना, ये ईश्वर की परीक्षा होती है। रविंद्रनाथ टैगोर का ढाका में भी एक घर था। कहां पर? जो आज वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है ना, वहां का भी घर था। अकेले चले गए, रात भर टहलते रहते थे। उनके कुछ लोग कहते हैं, मैंने उनकी किताबों को पढ़ा है, उसमें कहते हैं रात में ऐसे बेचारे टहलते रहते थे, दिमाग काम नहीं करता था। परिवार में जब अपने माता पिताजी से बहुत प्रेम करते थे। उनके बड़े भाई का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? सुना है कि नहीं सुना है आपने? और उनके पिताजी का नाम था द्वारकानाथ टैगोर। दादा का नाम द्वारकानाथ टैगोर। दादा का नाम क्या था? पिता का नाम देवेंद्रनाथ और उनका नाम रविंद्रनाथ। पुत्र का नाम रथींद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? तो ये 4 पीढ़ी हो गई। कितनी हो गई?
अपने भी दादा लोगों के नाम याद कर लेना, कौन थे जिनके काणापन है, ठीक है ना। ये तो किसके हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर। दादा द्वारकानाथ, पुत्र देवेंद्रनाथ, उन्हीं के 14वीं संतान थे। कौन सी संतान थे, अपनी माता की 14वीं संतान थे। कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। हम क्यों जानते हैं उनको, सुनिए। आजकल नहीं होते 14, पहले 18-20 भी हो जाते थे। आजकल तो हम दो हमारे दो, जनसंख्या बढ़ रही है। पहले 17, 18, 20 तक की कहानी चलती थी, उसमें से 8-10 जीवित रह जाते थे, कुछ मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, जो उस समय शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर ज्यादा थी। आज सरकार ने उसको घटाने का क्या किया है, अब पहले अस्पताल तो होते नहीं थे, बच्चे कहाँ होते थे, घर में। अब उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन मिल नहीं पाई। अच्छा, पहले की माएँ भी बहुत मजबूत होती थी, उन्होंने कहा चला गया, बोले कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा किया और गाड़ गुड़ के अलग कर दिया। आजकल की माएँ तो 15-20 दिन तक रोती रहती हैं, भैया ठीक है, हो गया तो हो गया, दूसरा हो जाएगा। मशीन तो हमारे पास है कि नहीं है। पुराने जमाने की महिला बहुत ताकतवर होती थी, आज की ऐसी महिलाओं की दम पे नहीं थी। सुबह 5 बजे से उठ के घर के लिए आटा पीस कर, घर परिवारों के लिए 400-500 रोटी बनाना। कितनी बनाना, अकेले परिवार के लिए नहीं, जितने काम करता होते थे, झाड़ू पोछा, घर परिवार संचालन में, घर में 10-15-20 बच्चा, उनको उठा के ले जाना, नहलाना धुलाना, इकट्ठा डाल देते होंगे स्विमिंग पूल में, नहाओ उठा के ले आओ। पुराने जमाने की महिलाएं बहुत ताकतवर। आज तो ठीक है, अच्छी बात है, जैसा देश वैसा भेष चल रहा है। चलो आगे, हम थे कहां पर, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर इतने आरोप लग गए, अब वो आदमी क्या करेगा, अकेले ही बैठेगा कि नहीं बैठेगा। वो कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में सबसे कठिन पल होता है, उस समय वो अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। क्या देता है, या तो बर्बाद हो जाता है, फांसी का फंदा, तो या सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने लिखना चालू किया अपने मन की बातों को, और उस किताब का नाम है गीतांजलि। क्या नाम है, कौन सी किताब है। और जब गीतांजलि उन्होंने लिखी और उनके मित्र के द्वारा उसको इंग्लैंड में प्रकाशित किया गया। कहां प्रकाशित किया गया, तो जब लोगों ने उसको पढ़ा, उसके इंग्लिश प्रारूप को, तो लोग पढ़ पढ़कर उसको द्रवित रह गए। और ये पहली बार हुआ कि एक ऐसी पुस्तक जिसको पूरा संसार पढ़ने के लिए लालायत था, उस पुस्तक का नाम क्या है, गीतांजलि। गीतांजलि इतनी फेमस हुई कि मजबूरन नोबेल के अधिकारियों को उसको पढ़ना पड़ गया। और 1913 में उस गीतांजलि नाम की पुस्तक को नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया, भारत का पहला ऐसा युग पुरुष जिसको साहित्य का नोबेल मिला, वो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। जनता बहुत पलटू होती है, वही जनता जो 2 साल पहले उनके ऊपर क्या लगा रही थी, वही जनता ट्रेनों में बैठ बैठ कर कहां पहुंचने लगी, कलकत्ता, कि हम किसको स्वागत करना चाहते हैं। अब रविन्द्रनाथ टैगोर भगवान बन चुके थे, उनके गेट के सामने जनता की भीड़ लगी है, लोग गुलाब लेकर माल्यार्पण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बोले नहीं, इससे इन लोगों से मिलना नहीं है, मैंने देख लिया 2 साल पहले जनता कैसी थी। बोलिए मिल गया, अच्छी बात है, मुझे किसी का सम्मान नहीं चाहिए। तो ये सब जमाना है, ये जमाना आज आपका तिरस्कार करेगा, कल यही आपका क्या करेगा। इसलिए जमाने से भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सोचे हम 4 लोगों का मुंह बंद कर दें, किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते आप। तो आज का भी सुनो, वो कल का भी क्या करना। वही 100 आदमी मोदी को गाली बकते हैं, वही 1000 आदमी मोदी का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। सब चलता रहता है, इसके बारे में नहीं सोचना पड़ता। सबसे ज्यादा परेशानी हमारे बच्चों को रिश्तेदारों से, रिश्तेदार फोन करके पूछते हैं कि भैया पेपर दिया था, क्या हुआ। अरे तुमको करना क्या है यार, तुमको करना क्या है। हमारे आस पड़ोस के मोहल्ला पड़ोसी पूछते रहते हैं, यार बहुत दौड़ने जाते थे, अभी तक पुलिस में हो नहीं पाया क्या। हमको बहुत गुस्सा आती है कि साले का मुंह पकड़ के बिल्कुल दवाई दें। लेकिन परेशान नहीं हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे हैं, ये आपके हितैषी हैं। जब तक आप अधिकारी नहीं बन जाते तब तक ये आपके पीछे वो भी बिल्कुल बनवा के छोड़ेंगे, और फिर वही आपकी क्या करेंगे, वो वही बताएंगे कि भैया ये लड़का है अभी 24 साल का, बस अभी भी नौकरी में लगा है, चले जाओ, ठीक है बढ़िया है, विवाह की व्यवस्था भी करवा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो उनसे पंगा नहीं लेना, ठीक है ना, समझ में आया। लोग घबराते हैं, वो भी बिल्कुल तय किए रहते हैं। हमारे बुंदेलखंड में विशेष तौर पे कि एक नौकरी में लगा फिर दूसरे को पकड़ लेते हैं। वो शायद तुम नहीं बन पाए अभी तक, देखो वो कैसे कैसे हमने उसको चिल्ला चिल्ला के बनाया। तो मतलब ये अच्छी चीज है, हम तो मानते हैं। उनका स्नेह है आपके साथ, क्या है,
इतना तो आपके माता पिता परेशान नहीं हो रहे हैं जितना वो हो रहे हैं। वो कहा आपका पता नहीं रात को शाम को 7 बजे कहाँ जाता है, सीसीटीवी कैमरा इतना रिकॉर्ड नहीं करता, होगा आपके पीछे पीछे चले जाएं, वो वहां घूम रहा था, पूरी बता देंगे। अब सोचिए बड़े बड़े शहरों में तो इसके लिए हमको एक आध अधिकारी नियुक्त करना पड़ता है कि भैया जाओ हमारा लड़का कहाँ जाता है, वो फ्री में काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो 1913 में क्या मिला था इनको, नोबल। अच्छा एक चीज बताना चाहता हूं, 1911 में कठिन निर्णय लिया गया। इन दो निर्णयों को हमको याद रखना। वो कठिन निर्णय क्या थे, पहला निर्णय और दूसरा निर्णय। 1911 में बढ़ते हुए जन आक्रोश को देखकर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। अभी तक हमने ये तो सुना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द करने का निर्णय बहुत हार्ड था। कैसा था, तो लिया भी किसने, हार्डिंग ने। किसने लिया, ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। निर्णय कैसा था, कठिन था, हार्ड था, लिया किसने। और दूसरा कठिन निर्णय, अंग्रेज समझ गए थे ज्यादा दिन तक कलकत्ता में रहे तो यहां राष्ट्रवादी ताकतें, वो क्रांतिकारी ताकतें इतनी बढ़ गई हैं कि वो हमको उखाड़ फेंकेंगी। तो निर्णय लिया गया कलकत्ता से राजधानी कहां शिफ्ट होगी, दिल्ली। कब निर्णय लिया गया, और ये घोषणा करके गए जॉर्ज पंचम। कौन घोषणा करके गए, ये आपके पेपरों में क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये दो प्रश्न हो गए। पहला, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, किसने रद्द किया, चीजें क्लियर हो गई। दूसरी बात मैंने कही कि बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद एक निर्णय लिया गया बंगाल के कलकत्ता से राजधानी कहां शिफ्ट होगी, यह निर्णय का भी घोषणा कौन करके गए, जॉर्ज। क्लियर हो गई ये बात सभी को, ठीक। अब दिल्ली जब राजधानी बनी तो ऐसे बन जाएगी क्या, ऐसे तो बनेगी नहीं। दिल्ली को राजधानी बनाना है तो वहां पर अवसंरचना का भी निर्माण करना पड़ेगा। अवसंरचना मतलब बोलता है क्या, फंडामेंटल जो आवश्यकताएं जरूरतें हैं। जैसे आज हमारी जो दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस था पुराना वाला, जिसको हम दिल्ली की क्या कहते हैं, संसद, वो उसी समय बनी थी। राष्ट्रपति भवन किस समय बना था, उसी समय बना था। उस समय हम संसद को बोलते थे पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन को बोलते थे वायसराय हाउस। क्या बोलते थे ये, ठीक है ना। तो 1911 से आगे बढ़ता हूं, थोड़ा आगे की साइड में देखता हूं। 1911 के बाद 1931 तक, कितने सालों में, 20 सालों में किसका विकास हुआ, दिल्ली का। और दिल्ली का विकास करने वाले दो व्यक्ति थे, एडविन लुटियंस। क्या नाम था, एडविन लुटियंस। और दूसरे का नाम है हर्बर्ट ब्रेकर। क्या नाम है, हर्बर्ट ब्रेकर। इन दो सिविल इंजीनियरों को जिम्मेदारी दी गई, तुमको किसको बनाना है, दिल्ली को। और उस दिल्ली को हम बोलते हैं दक्षिण दिल्ली। कौन सी दिल्ली, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं, हमारा नया संसद भवन बना है। और इस साल तो बच्चों यहां से क्वेश्चन इसलिए आना है क्योंकि नया संसद भवन बना है। कौन सा संसद बना है, ठीक है ना, उसको हम डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। किस किसने बनाया दिल्ली, हर्बर्ट और एडविन। इन दो महात्माओं ने, इन दो सिविल इंजीनियरों ने किसका विकास किया, और दिल्ली में क्या बनाई, संसद। दिल्ली में क्या बनाए, राष्ट्रपति भवन, जिसको हम पहले किसके नाम से जानते थे, अनेक देशों की एम्बेसियों के हेडक्वार्टर्स बनाए और दिल्ली का क्या किया, निर्माण किया। दिल्ली को एक राजनीतिक राजधानी बनाने के रूप में विकास करने का काम किसने किया, एडविन लुटियंस। और घोषणा कब हो गई थी, देखना 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। कौन सा वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध चालू हो गया था। वो कब तक चला, 1919 तक। कब तक चला, कितने साल, 5 सालों तक चला। तो 5 सालों तक अंग्रेज उसमें व्यस्त रहे तो दिल्ली का काम हो नहीं पाया। तो दिल्ली का जो सही में विकास चालू हुआ वो कब से चालू हुआ, खैर आपके पेपरों में इतना डिटेल में नहीं आने वाला। ये तो अगर आप आईएएस पीसीएस सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं तब जाके इतना डिटेल में आता है। आप तो बस इतना ही याद रखना 1911।
ठीक है ना, वनडे एग्जामिनेशन में इतना गहराई से नहीं आएगा। और तो इतने सालों बाद ये विकास। और फिर दिल्ली का उद्घाटन कब हुआ? 1931 में। किस वायसराय ने किया? लॉर्ड इरविन। किसने किया? लॉर्ड इरविन। याद रखना कि दिल्ली को राजधानी क्षेत्र के रूप में उद्घाटन करने वाले यदि कोई व्यक्ति था तो उसका नाम क्या था? लॉर्ड इरविन। ये क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये थी पूरी कहानी दिल्ली, उसके विकास। अब थोड़ा सा मैं फिर से पीछे चल रहा हूं, यहां पर था, मैं आपको बता रहा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? हमने यहां पर कितनी प्रेसिडेंसी देखी? 3। पहली कौन सी? दूसरी? तीसरी? अच्छा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले एक बंबई का गवर्नर होता था। कहां का गवर्नर होता था? जो बंबई का पूरा काम देखता था। एक कहां का गवर्नर होता था? मद्रास का। एक कहां का होता था? बंगाल का। सबके गवर्नर कैसे होते थे? अलग अलग होते थे। लेकिन अंग्रेजों को लगा ऐसा ना हो ये गवर्नर बीच बीच में पैसे खा जाते हों। जैसे आज हम एक सोपान क्रम देखते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। कौन सिस्टम बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पद सोपान क्रम। कौन सा क्रम? जैसे पहले होता है कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, फिर एसआई, फिर टीआई। पढ़ेंगे नहीं पढ़े? एसडीओपी पढ़ा है ऐसा? डीएसपी सुने होंगे आपने ये। फिर एएसपी, फिर एसपी, फिर एसएसपी सुने कि नहीं सुने? सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस। फिर डीआईजी, फिर आईजी। इस तरीके से क्या होता है ये? एक सोपान क्रम। ऐसे ही यहां सब गवर्नर अभी कैसे थे? अलग अलग। कोई डाउट है क्या? पीछे कोई दिक्कत है? समझ में नहीं आ रहा क्या? क्लियर है एवरीवन? ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ देखना। अब जो बंगाल का गवर्नर था उसको बना दिया गवर्नर जनरल। क्या बना दिया? अब वो गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा। अब वो क्या? अब वो गवर्नर नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कहां का गवर्नर जनरल कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। किस एक्ट के माध्यम से? और इसी के अंडर में मद्रास प्रेसिडेंसी रहेगी। और इसी के अंडर में कौन सी प्रेसिडेंसी रहेगी? बंबई प्रेसिडेंसी रहेगी। सभी को क्लियर है ये? इसी के अंडर में कौन सी प्रेसिडेंसी रहेगी? बंबई प्रेसिडेंसी। मतलब सीधी बात मुझे एक चीज समझ में आ रही है और आपको भी समझ में आ रही है कि इनके जो गवर्नर होंगे, इनका एक शीर्ष अधिकारी बन गया बंगाल का गवर्नर, जिसको हमने क्या कह दिया? अब ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा? बंगाल के गवर्नर को। ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा? अब ऐसा कहा गया, सुनना मेरी भाई, अब ऐसा कहा गया कि अब गवर्नर जनरल के ऊपर लोड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले तो अकेला बंगाल का था, अब कहां का बढ़ गया? मद्रास का। और क्या ये जिम्मेदारी के लिए संभाल पाएगा क्या? बोले नहीं संभाल पाएगा। बोले अकेला आदमी कहां? लिखना नहीं है। डोंट बी राइट इन कॉपी, ओनली लिसन एंड हियर एवरीथिंग। सुनना है सब कुछ हमको, लिखना नहीं है। इसका वीडियो भी अपलोड होता है, मैं भी लिखने का समय देता हूं। बार बार ये बात कहता हूं। देखिए मैं एक उम्मीद बस रखे हूं आपसे, क्या आप मेरी बात को सशब्द मानेंगे? कैसा मानेंगे? तब तो आपको भी आनंद आएगा, मुझे भी आनंद आएगा। मैं कोई भी पॉइंट के लिए इतना समय इसलिए लेता हूं कि जिसमें आपका जो बचपन में पढ़ी हुई चीजें हैं ना, वो पूरी आज ताजा हो जाएं। अब तो इनको समझ पाएंगे। आप सोचिए, मैंने एक लाइन को समझाने के लिए ये पूरी चीजें समझाई और ये समझाई, जिससे आपका इतिहास सब चीजें क्लियर हो जाए। जरूरी थोड़ी ना ये आ जाए, उससे क्वेश्चन आ जाए। इसलिए लिखना लिखना नहीं है, समझना है, बोर्ड पर देखना है। बाजार में एक से एक नोट्स मिलते हैं, जिनकी फर्स्ट रैंक आई उन टॉपर के नोट्स भी मिलते हैं, खरीद लाइए। आप तो यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़िए, लिखने नहीं आए, टापने नहीं आए। कोई कक्षा 1 की क्लास नहीं है ये, आपके मस्तिष्क का विकास करने की कक्षा है। उसका विकास करना है तो लिखना नहीं है, सुनना है, समझना है और सीखना। और ऐसा सीखना है कि जीवन के अंत समय तक हमको भूल ना पाए। कम से कम पेपर तक तो ना भूले, बाद में भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, भूल जाए। देखिए तो कौन सी प्रेसिडेंसी?
अब ये गवर्नर जनरल के ऊपर थोड़ा भार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? किसका भार बढ़ गया? किस प्रेसिडेंसी का बढ़ गया? अब अकेला संभाल पाएगा क्या? नहीं संभाल पाएगा। भाई थोड़ा उसको कुछ लोग देते हैं, बोले 4 सदस्यीय कमेटी बना दो उसके लिए। कितने सदस्य है? अभी आप लोगों के पेपर में तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं चलो याद करा दे रहा हूं कि 4 सदस्य कौन थे। देखना आप, हमने एक कहानी से मैं ये चारों नाम याद कराऊंगा। हमने एक व्यक्ति से कहा कि भैया हमको एक बोर करवाना है। क्या करवाना है? पानी के लिए बोर होता है कि नहीं होता है? बोले बोर करवाना है। उस व्यक्ति का नाम था फिलिप। क्या नाम था? फिलिप नाम का आदमी था, वो बोर करने का ठेका लेता था। हमने उससे कहा कि भैया क्या कर दो, बोर कर दो। तो हम चले गए, मान के चलो हम बंबई में रहते थे, नौगांव में आके कह गए, और हम उससे कह गए कि भैया तुम गर्मी में करना बोर। कब करना? क्यों? गर्मियों में जल स्तर कहां चला जाता है? बरसात में कैसा रहता है? वो गर्मियों में नीचे। ये बात तो तय है, गर्मियों में नीचे रहेगा। तो अगर गर्मियों के हिसाब से बोर हो गया तो बरसात में तो हमको कोई दिक्कत होने वाली, ठंडियों में दिक्कत होने वाली नहीं। 200 जाना है, 250 जाना है, वो उसका काम। अब उसने क्या किया देखना, उसके लिए ट्रिक है। क्लेवर फिलिप ने, किसने? क्लेवर को हिंदी में कहते हैं चतुर। क्या कहते हैं? चतुर। चालाक था वो समझ गया पैसा उनसे उतने गड्ढे के लेते थे, ये तो है नहीं। यहां पर वो पानी भी निकाल के दिखा दे रहा है वीडियो बना के। क्लेवर फिलिप ने मानसून में, काय में, बोरवेल किया। क्या किया? बोरवेल किया। करना कब था उसको? गर्मी में, लेकिन उसने काय में कर दिया? मानसून मतलब बारिश के मौसम में। यानी तय है 50-60 फुट का पानी निकल आएगा बारिश के मौसम पे, लेकिन गर्मियों पे उसको कितना करना पड़ता। लेकिन उस जमाने में गड्ढा करने में मेहनत लगती थी, तो उसने भी कहा बेवकूफ भी बना लेंगे, वो क्या कर लेंगे। क्योंकि कैसा था ये, इसी के अंदर वो चारों नाम छिपे हुए हैं जो वायसराय की सहयोगी परिषद में थे। अच्छा, आप पूछेंगे मुझसे कि सर ये पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अब वारेन हेस्टिंग तो पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि हर बच्चे को पता है कि पहला बंगाल गवर्नर जनरल कौन था। अब उसके पेपर में क्या आएंगे? उसके सहयोगी सदस्य कौन थे। अब हमको भूल सकते हैं, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल रट गया। क्लेवर फिलिप ने मानसून में क्या कराया? बोरवेल कराया। एक बार फिर से बोलिए, क्लेवर फिलिप ने मानसून में क्या कराया? तो पहला नाम है, देखिए बच्चों, पहला नाम है क्लेवरिंग। क्या नाम है? एक सहयोगी सदस्य का नाम क्या था? क्लेवरिंग। दूसरे सदस्य का क्या नाम था? फिलिप। तीसरे सदस्य का नाम था मानसन। क्या नाम था? मानसन। और चौथे सदस्य का नाम था बरबेल। क्या नाम था? बरबेल। हमको याद हो गया कि नहीं हो गए? क्या भूलेंगे क्या कभी? दिमाग में सेट हो गए कि उस वायसराय की कार्यकारिणी में जो 4 सदस्य थे वो कौन थे? तो हमारे दिमाग में उस क्लेवर फिलिप ने काय में बोरवेल करा दिया था? मानसून में करा दिया था। तो हमको याद हो गया, क्लेवरिंग से क्लेवरिंग, फिलिप से फिलिप, मानसन से मानसन, और बोरवेल से। याद हो गया सभी को? नहीं हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर वहीं पे पहुंच रहे। देखिएगा, तुम लोग मुझसे ज्यादा जानते हो, ये बात सच है। और आगे बढ़ते हैं। अब एक और काम हुआ इस एक्ट के तहत। अंग्रेज बोले अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रशासन में क्या फैली है? अराजकता। इस अराजकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है? किस व्यवस्था से? अगर न्याय होगा तो क्या अराजकता फैलेगी? क्या नहीं फैलेगी ना। भारत का भी जो फेडरलिज्म, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाऊंगा, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है बच्चों, वो कैसा है हम देखें।
नींद आ गई किसी को? राम का नाम लिए हैं, अच्छी बात है, लेना चाहिए, सुबह शाम लेते रहा करो। भगवान का नाम तो लेना ही। महात्मा गांधी, ऐसा लग रहा है गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हो। महात्मा गांधी पर जब गोडसे साहब ने शाम को 5:10 पर 3 गोलियां चलाई तो मुंह से क्या निकला था? अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है। वो अच्छी चीज है, जो काम बुढ़ापे में करना है अभी से शुरू कर दें। आजकल वो गाना नहीं चलता है, तीरथ कर भर जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तो अभी से नाम लेना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए, टिके ना टिके तो राम को बता दें कि है कि नहीं है बात। चलिए लिसन, दिस इज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 2 गोले ऐसे हैं और 1 गोला ऐसा है। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये आंसर सही लगा दें, ठीक है ना? अगर ऐसा, क्योंकि आप लोगों के जो पेपर होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? तो उसमें इस प्रकार का दिख सकता है कि व्हाट इज द फेडरल में स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसका मतलब है, इसका मतलब देखना, अलग अलग पेन से लिखते जा रहा हूं। इसका मतलब है विधायिका। क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव। क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव। क्लियर? ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है ये है बच्चों कार्यपालिका। क्या है ये? अंग्रेजी में कहते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और ये है बच्चों न्यायपालिका। क्या है ये? जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में जुडिशरी। क्या बोलते हैं? क्लियर है कि नहीं? ये क्या हो गई? कार्यपालिका। उसके ऊपर कौन हो गई? इन दोनों के बगल में कौन हो गई? जैसे आप एसडीएम बन गए, डीएम बन गए, तहसीलदार बन गए, आईएएस बन गए, कुछ भी बन गए, तो आप किसके अंदर हो? आपके ऊपर कौन है? विधायिका। विधायिका अर्थात विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब आपसे कैसे हैं? मोहन यादव 1 मिनट में कह देते हैं आज से आप बाहर होते हैं। शिवराज सिंह नहीं करते थे? आपने देखा होगा। अभी कोई एक मैडम थी, देवास के पास एक जगह है सोनकच्छ, वहां की मैडम गांव के किसानों को क्या कह रही थी? आपने सुना? अरे एसडीएम तुम किसके लिए बने हो? उसको बोलते हैं लोक सेवा। किसकी सेवा? जनता की सेवा के लिए। और उस गांव के किसानों को कह रही थी अभी अंडे से बाहर निकले नहीं हो और कह रहे हो दिस इज योर बार, कुछ ऐसा कह रही थी। 2 मिनट के अंदर उनको उनके पद से हटा दिया गया और जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया। अरे किसान भाई नहीं जानता तो उसको बैठा के सिखाओ। क्या करो? उसको नहीं समझ में आता उसको इंग्लिश का हिंदी समझाओ, हिंदी का इंग्लिश समझाओ। इसलिए अधिकारी बने हो, गाड़ियों में घूमने के लिए अधिकारी नहीं बने हो। अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ये तो जनता उनको औकात 2 मिनट में दिखा देगी। तो ये जनता के प्रतिनिधि इसलिए ऊपर बिठाए गए हैं भारतीय संविधान में कि कहीं ये पढ़ लिख कर अपने आप को ज्यादा होशियार ना समझ लगे और भूल जाए हम किसके लिए बने हैं। समझ में आया कि नहीं यार? इसके लिए ऊपर कौन बैठी है? विधायिका। और ये विधायिका भ्रष्टाचार ना करे और ये कार्यपालिका भ्रष्टाचार ना करे, इसके लिए साइड में स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या बोलते हैं इसको? स्वतंत्र। ना उसमें इनकी चलती है ना उनकी। अच्छे अच्छे कलेक्टर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कोर्ट में। कहां पर? आजकल तो उसके वीडियो भी आने लगे हैं, आपने देखा होगा। कलेक्टरों को भी झाड़ घलती है, नेताओं को भी झाड़ घलती है। लालू यादव जेल में बंद रहे कि नहीं बंद रहे? कौन से घोटाले में? चारा घोटाला। कौन सा घोटाला? ममता बनर्जी के शासनकाल में आप देखें कांग्रेस के घोटालों की लिस्ट देखिए। इतनी करप्ट पार्टी मैंने जीवन में ही देखी। इन्होंने एक ताबूत घोटाला किया था। कौन सा घोटाला किया था? आप सोच नहीं सकते इतना गहरा घोटाला। हमारे जो आर्मी के जवान बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं उनको एक ताबूत तो बंद किया जाता है ना। वो जो ताबूत एक प्लाईवुड का बनता होगा, आपने देखा हो, उसमें हमारे देश के वीर जवान अमर शहीदों को लाया जाता है। उसके ताबूत के पैसे भी कांग्रेस सरकार खा गई थी। वे महिलाएं जो उनकी पत्नियां सेना में, आर्मी में जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं, यदि शहीद हो जाते हैं तो उनके लिए घर बनाए थे हमने। उसका नाम था आदर्श सोसाइटी। क्या नाम था?
कि उनकी विधवा महिलाओं को, उनकी कल्याणी पत्नियों को घर मिल सके, उनके घर भी कांग्रेस के नेता खा गए। जो उनको मिलने चाहिए वो कौन ले गए? कांग्रेस के नेता ले गए। इतने से ज्यादा तुच्छ का, अब मैं 2G स्पेक्ट्रम की बात तो कर ही नहीं रहा हूं घोटाले की, मैं कोल घोटाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2010 में भारत में हुए कॉमनवेल्थ घोटाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोफोर्स घोटाले की बात नहीं कर रहा हूं। कम से कम हमारे शहीदों को तो सम्मान दे दो यार, उनकी पत्नियों के मकान तो ना खा जाओ। इतनी दुष्टता यदि किसी सरकार में थी तो किस सरकार में थी? कांग्रेस सरकार में। उसके लिए लेकिन कौन बैठी है? कैसे खाओ? लालू यादव चारा खा गए गईयों का, क्या खा गए? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव गायों का गुड़ खा गए, क्या खा गए? गायें गुड़ खाती हैं, पता है ना आप लोगों को, और बहुत अच्छे चाव से खाती हैं, हरी खाती हो, गुड़ खाती हैं, जिससे उनकी सारी क्षमता, उनका गुड़ खा गए। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की सम्मान की बात नहीं कर रहा हूं, यहां बात कर रहा हूं गलत की, किसकी? सत्य क्या है और असत्य क्या है, बात इस पे आ रही। यहां किसी का हम गुणगान करने नहीं बैठे हैं कि कोई हमको पैसा दे रहा है कि हम यहां बैठकर आपको गुणगान करें, कोई हमको कुछ नहीं है ये सब। लेकिन गलत जो है वो गलत है, सही तो हम पढ़ लिख कर सही और गलत में भेद नहीं समझ पाए तो हम तो हमसे बड़ा कोई अनपढ़ है क्या? समझ गए भारत की न्यायपालिका कैसी है? तो ये स्ट्रक्चर बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबको समझ में आ गया? ये सभी को याद हो गया? क्लेवर फिलिप ने काहे में बोरवेल कराया था, ठीक है ना। अब मैंने बताया बच्चों कि अराजकता को किससे खत्म किया जा सकता है, तो न्याय के लिए किसकी स्थापना होगी? न्यायपालिका की। इस एक्ट में लिखा था कि अब भारत में न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। किसकी स्थापना होगी? किसकी स्थापना होनी है? और भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के एक्ट के माध्यम से 1774 में हुई थी। कब हुई थी? बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, वो कहते 1773 में हुई थी। नहीं, एक्ट कब आया था? अब बिल्डिंग बनाने में 1 साल का समय तो लगेगा कि लगेगा, तो कब बना था? और जिसके पहले हेड ऑफ जज, जिसको हम बोलते हैं CJI है ना, जैसे आज भारत के, कौन है अभी CJI? भारत के CJI कौन है? कल एक काम करना है आप लोगों को, भारत का राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, CJI कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है, ये सब पढ़ के आना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये मैं कोई क्लास कक्षा 2 या 3 नहीं पढ़ा रहा हूं कि बैठ के 1, 2, 3 या 2 का पहाड़ा भी लिखवाऊंगा, सब आपको पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं है? ये सब लिख के आओगे कि नहीं आओगे? वो कल मैं पूछूंगा क्लास में आके, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट, अब इतना तो पढ़ो कम से कम कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, सचिव कौन है, उसके मंत्री कौन है। अब ये भी पढ़ाऊंगा तो ये कौन पढ़ाएगा? अच्छा मैं ला सकता हूं, कोई बड़ा काम नहीं है, एक लिस्ट लाऊं यहां पे लिख दूं, लेकिन आप करोगे और खोजोगे तो वो चीजें लंबे समय तक कैसी रहेंगी। यहां स्पून फीडिंग नहीं करानी है, यहां बताना है कि खाना ऐसे बनता है, लेकिन खाना अपने चम्मच लेके मुंह में नहीं खिलाना है। आपको कमजोर नहीं बनाना, मजबूत बनाना है, जिसमें आप भी सीखें। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई थी? कब हुई थी? और उसके उस समय के जो हेड जज थे उनका नाम था सर एलिजा। क्या नाम था? एलिजा एम्पे। क्या नाम था? सर एलिजा, जो उस समय के सीनियर मोस्ट जज थे। कौन से जज थे ये? सीनियर मोस्ट जज। और इनके सहयोग के लिए 3 और जज नियुक्त किए गए थे। कितने जज? जैसे बच्चों आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है, आज हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 1+33 है। कितनी है? 1+, मतलब एक होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी 33 अन्य जज होते हैं। क्यों? इतने सारे केसों को क्या एक आदमी संभालेगा क्या? उसके लिए जज होते हैं कि नहीं होते हैं? उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में तो एक CJ होता है, हाई कोर्ट में क्या होता है? CJ, और लगभग 100 से अधिक अन्य जज हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा क्राइम कहां देखने को मिलता है? बाबा ने लेकिन लगाम लगा के रखा है, क्राइम व्राइम सब राइट है बिल्कुल।
अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बताइए पहले। आपको अच्छे समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रही है पढ़ाई? जिस दिन बोरिंग लगे बता देना, उस दिन अपन क्लास बंद कर देंगे। उसी दिन अपन का मतलब उस दिन के लिए बंद कर देंगे। लगे कुछ कहानी सुनना है, सर मनोबल बढ़ा दो, हमारा मनोबल जमीन के अंदर गिर चुका है, गड़ चुका है, तो उसको उठा के ऊपर ले आएंगे अपन, ठीक है ना? परेशान नहीं होना। लेकिन आज अभी थोड़ा पढ़ लें। तो उसी तरीके से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, उसके जज का नाम क्या था? एलिजा एम्पे। लेकिन इन एलिजा एम्पे के लिए, सहयोग के लिए कितने और लाए? अब ये नाम नहीं आएगा, अगर आएगा तो सबसे बन जाएगा, उससे सिलेक्शन होगा क्या? जैसे आज 100 नंबर का पेपर होता है, 70 क्वेश्चन ऐसे आते हैं सबसे बनते हैं, उससे सिलेक्शन होता है क्या? सिलेक्शन उनसे होता है जो 10 में, जो 70 के बाद 10 क्वेश्चन और सही सॉल्व करके आता है, तो वो 10। जैसे एलिजाम पे आए, सबसे बनना है तो सबको बन जाएगा, लेकिन 3 नाम नहीं बनने वाले। लेकिन आज आपसे कभी गलत नहीं होंगे। आपने खिलाड़ी देखा होगा, मैच देखते हैं आप लोग? नहीं देखते हैं? हमारे यहाँ लड़कियां बहुत कम मैच देखती हैं। आप में से कोई लड़की मैच देखती है? देखते हैं कुछ लोग, चलो अच्छी बात, देखना चालू करना हो। लड़कियां कितना अच्छा खेल रही हैं यार। स्मृति मंदाना को नहीं देखा आप लोगों ने? हमारे मध्य प्रदेश की शहडोल की लड़की है, पूजा वस्त्रकार, क्या नाम है, कितना बढ़िया क्रिकेट खेलती है। दीप्ति सिंह। महिलाएं हर क्षेत्र में झंडा काट रही हैं। अगर वो खेल रही हैं तो आप देख तो सकते हैं कि नहीं सकते हैं? पर देखिए, एक हमारे इंडिया टीम में खिलाड़ी है, दुबला पतला सुखड़ा सा बिल्कुल, समझ गए कौन है वो? चहल, यजुवेंद्र। देखा आपने? नहीं देखा? वो नहीं देखा तो सुन लो, हर जगह चहल पहल बजाता रहता है। कुछ काम का नहीं है, बस बॉलिंग कर देता है अच्छी। क्या से चेम्बर्स, क्या से क्या? तो पहला आदमी कौन है? हा से हाइड कौन है? और ला से लिमेंस्टर, कौन सा? हम तो कह रहे, कभी भूल भी गया तो क्या याद रहना है? चेम्बर्स, हाइड और ये 3 जज और थे, किसके सहयोग के लिए? बैठ गया दिमाग में? नहीं बैठ गया? कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली इसमें? बंद कर दो इसको। तो आज ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहीं पर क्या होता है?